बॉलीवुड में अक्सर हम सभी लोग देखते हैं कि जितने भी बड़े-बड़े एक्टर्स होते हैं, उनके जो बेटे हैं या फिर बेटियाँ हैं, वो सीधा एक्टर के तौर पर लॉन्च किए जाते हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े एक्टर्स और बैनर्स के साथ। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो इसके पहले हमने देखे हैं। बट कई उनमें से ऐसे नेपो किड्स होते हैं जिनके लिए यही एक बात बीइंग अ नेपो किड सबसे बड़ी नेगेटिव बात साबित होती है उनके करियर के लिए। क्योंकि डिस्पाइट ऑफ गेटिंग सो मेनी बिग बजट फिल्म्स, वो अपने क्राफ्ट को सुधार ही नहीं पाते। वो एक्टिंग ही नहीं कर पा रहे हैं और उसके एग्जाम्पल्स हम सभी लोग पिछले न जाने कितने सालों से देखते आ रहे हैं। बट वहीं पर ऐसे भी कुछ नेपो किड्स हैं जिन्होंने डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ नेपो किड अपने क्राफ्ट पर काम किया है, अपने एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को सुधारा है और बहुत ही ज्यादा इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं खुद को अपने हर आने वाली फिल्म से। और यही वो एग्जाम्पल्स है जिनको देखने के बाद नेपो किड का टैग उनके ऊपर लगाने का ना मन नहीं करता। नेपो किड इस पूरे संदर्भ में मैंने चर्चा इसलिए शुरू की बिकॉज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो खुद एक नेपो किड है ऑब्वियसली, तो उनकी एक आने वाली फिल्म है जिसका नाम है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड या फिर द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। अब ऑब्वियसली वहां पे स्टार स्टार लिखा गया है तो हम लोग बैड्स ही बोलेंगे उसको। तो बेसिकली बैड्स ऑफ बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बॉलीवुड आर्यन खान को लॉन्च करने में लगा पड़ा है। हर किसी का स्पेशल कैमियो होने वाला है इस फिल्म में। ऑब्वियसली हम सभी लोग ट्रेलर से ही हम सबको पता चल गया। टीजर आने के बाद ही ना कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं थी मेरे दिल में इस प्रोजेक्ट के लिए बिकॉज ऑब्वियसली सब कुछ बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लग रहा था। कुछ ऐसा एक एक्स फैक्टर नहीं मिल रहा था जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँ। और ट्रेलर आने के बाद सेम ही फीलिंग मेरी अभी भी है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है शाहरुख खान से या उनके कुछ बेटे से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं जो शाहरुख खान की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसको लेके कुछ ज़्यादा मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। दिस इज़ माय ऑनेस्ट ओपिनियन ऑफ कोर्स। बट इसके बावजूद जो चीज़ें अच्छी है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, कपिल शर्मा का नाम आप सभी ने सुना होगा। एक ऐसे कॉमेडियन है जिनकी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे उनका ह्यूमर बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही फ्रेश ह्यूमर होता है, वो ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीज़ें वो करके लोगों को हँसा सकते हैं। जैसे सुनील ग्रोवर है, बिल्कुल वैसे ही कॉमेडियन वो है। बट कपिल शर्मा की एक सबसे बड़ी नेगेटिव बात है उनके लिए, यानी कि खामी है, कमज़ोरी है उनकी, और वो ये है कि वो अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते। You are so long. Yes, very long. Nobody is stopping you. अब यही कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया और उसको एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब होता है जब आप खुद का ही मजाक बना लेते हो या फिर आप उन चीजों का मजाक बना सकते हो जो चीजों का मजाक आपके ऊपर दुनिया बना रही है या फिर आपको ताने मार रही है, बस उन्हीं चीजों को ले लो और शस्त्र के तौर पर, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर या फिर एक प्रॉप के तौर पर आप उसको इस्तेमाल करो और तब जाके आपकी ट्रोलिंग जो है वो कम हो जाती है। या फिर आपके खिलाफ जो बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। या फिर लोग ये सोचते हैं यार ठीक है, अगर ये मोटा इंसान है और अगर मैं खुद इसको मोटा बोल रही हूँ, बट उसको वो खुद जब वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी चीज़ का मज़ाक वो खुद मेरे सामने अगर वो करेगा, तो मैं उसको शायद मोटा बोलना बंद कर दूँगी। और यही होता है। यही चीज़ हमने आहन पांडे की फ़िल्म में देखी सैयारा में। उसकी भी स्टोरी लगभग ऐसी ही थी कि एक नेपो किड में नहीं हूँ ना, एक मिडल क्लास से बिलॉन्ग करता हूँ तो इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है बहुत अच्छा वाला ब्रेक, बाकी के सिंगर्स को मिल रहा है। सेम यही चीज़ हमने शनाया कपूर की फ़िल्म आँखों की गुस्ताखियाँ इसमें भी देखी थी। वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है बट जो प्रोड्यूसर है वो मौका नहीं देना चाहता है बिकॉज़ वो एक नेपो किड नहीं है। खुद जबकि रियल लाइफ़ में दोनों के दोनों नेपो किड्स हैं। तो यही मैंने जो एग्ज़ाम्पल अभी दिया आप लोगों को कपिल शर्मा का, ये वही एग्ज़ाम्पल सटीक बैठ जाता है इन सारे नेपो किड्स के मामलों में। अब बात करते हैं आर्यन खान की। देखो, आर्यन खान ने पता है क्या सोचा होगा? अर्जुन कपूर, जाह्नवी कपूर, शनाया कपूर, खुशी कपूर, अनन्या पांडे, इन सब लोगों का जो चल रहा है ना फिलहाल, जो साढ़े साथी, मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे और लोग एक्सेप्ट क्यों करेंगे? हर बार ना लोगों के ऊपर आप अपने फेलियर का एक मुझे लगता है तमाचा देना बंद कर दो। कई बार ना आत्म-परीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, खुद का क्राफ्ट देखना बहुत ज़रूरी है। क्या मैंने मेरी पहली फ़िल्म से ज़्यादा अच्छा काम मेरी 10वीं फ़िल्म में किया है? और मैंने अगर पहली फ़िल्म में भी अच्छा काम नहीं किया, तो भी मुझे 10 फ़िल्में क्यों मिल रही है? और वो भी बहुत बड़े-बड़े बैनर्स के साथ। ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। और इसी के चलते आर्यन खान और शाहरुख खान ने एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाई कि एक काम करते हैं, एज़ एन एक्टर के तौर पर लॉन्च करने के बजाय इसको एक डायरेक्टर के तौर पर लॉन्च करते हैं, ताकि अगर कुछ खामियाँ रहेगी भी, तो भी लोग कुछ ज़्यादा उसका हवा क्रिएट नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि अगर डायरेक्शन में कुछ चूक रही या कुछ इधर-उधर रहा, तो कुछ उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। जितना कि इन सारे नेपो किड्स को ट्रोल किया जा रहा है, उतना तो ट्रोलिंग नहीं होगा। तो आई थिंक दैट वाज़ अ मास्टर स्ट्रोक बाय एसआरके एंड आई थिंक वो चीज़ें कई हद तक काम भी करेगी आर्यन खान के मामले में। अगर हम लोग ओवरऑल ट्रेलर को देखें,
तो सीरियसली सब कुछ बहुत ही आर्टिफिशियल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिग बजट। हाँ, इसमें सार्केज़्म बहुत ज़्यादा है, यानी कि तीनों खान एक साथ दिखेंगे इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद करण जौहर का वो वाला डायलॉग जहाँ पर वो धमकी दे रहे हैं एक्टर को, Get your shit sorted in the next 24 hours. वरना तुम फिल्म से बाहर। आई मीन द काइंड ऑफ एनर्जी जिसके लिए ऑलरेडी करण जौहर को बहुत सारे लोग ट्रोल करते रहते हैं। या फिर उसके बाद दिशा पटानी का जो सीन है जहाँ पर वो वोट दिशा मैम। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर बॉलीवुड को हर रोज़ आए दिन ट्रोल किया जाता है, इन्होंने वही चीज़ों को प्रॉप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा और इस पूरे फ़िल्म में कि ट्रेलर में हम सभी लोग इन सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। वेल एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि ऑफ़ कोर्स एसआरके है बैकबोन, तो ऑफ़ कोर्स बजट बहुत ज़्यादा लग रहा है। गौरी खान खुद प्रोड्यूसर है इस फ़िल्म की। क्योंकि ये फ़िल्म सीधा ओटीटी पर आ रही है नेटफ्लिक्स पर 18th ऑफ सितंबर को, तो इसलिए रिव्यूज़, पब्लिक रिएक्शंस, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की कमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ों के लिए कोई मतलब गुंजाइश नहीं रहेगी वहाँ पर और इन सब चीज़ों के लिए कोई वैल्यू भी नहीं होगी। तो इसी के लिए लोग सीधा देख ही लेंगे और नहीं देखा, किसने देखा क्या, इसका भी कोई लिटरली कोई आंकड़ा नहीं होगा स्पेसिफिक। जैसे अगर ये फ़िल्म सीधा थिएटर्स में आती, तो अच्छे तरीके से सारे ही लोगों ने इसका परीक्षण किया होता और रिव्यूज़ आ चुके होते बाहर। बट क्योंकि ओटीटी पे आ रही है तो कुछ ज़्यादा लिटरली फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, एक चीज़ तो है कि एसआरके ने अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगाया है और खुद मेकर्स ने भी। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछो इस ट्रेलर के बारे में, तो सब कुछ बहुत आर्टिफ़िशियल लग रहा है, कहीं पे रिलेटेबिलिटी नहीं लग रही। जैसे अभी लक्ष्य है इसमें, बॉबी देओल है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो भी बहुत कमाल का काम करते आ रहे हैं। बट लक्ष्य अगर मिडिल क्लास से हो तो मिडिल क्लास से लग क्यों नहीं रहा? सी यही बात है, इनका मिडिल क्लास भी ना हमारे अपर हायर क्लास का भी ऊपर वाला रहता है। सेम चीज़ हमने देखी थी आँखों की गुस्ताखियाँ में भी, सेम चीज़ हमने देखी थी बहुत सारी जगह पे। जैसे सैयारा में भी आहन पांडे का जो फ्लैट दिखाया गया है, वो कहीं पर भी ब्रोक नहीं लग रहा फाइनेंशियली। तो यही चीज़ें होती है कि इनका मिडिल क्लास हमारे सपनों की दुनिया से भी परे होता है, इसीलिए वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर कहीं पे मौजूद ही नहीं रहता। बट ये था मेरा पूरा रिव्यू बैडर्स ऑफ द बॉलीवुड इसके ट्रेलर के बारे में। ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहूँ तो जैसे फैशन और हीरोइन ये फिल्में आई थी बॉलीवुड को एक्सपोज करने के लिए। फैशन कल्चर कितना गंदा है अंदर से, जो ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छा-अच्छा दिखता है, बहुत ही तामझाम वाला दिखता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लिटर-ग्लिटर वाला लगता है, बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस है, बट अंदर से ये उतने ही खोखले लोग हैं। और उसी तरीके से ये भी एक फ़िल्म रहने वाली है जो बॉलीवुड को शायद एक्सपोज करेगी या फिर नहीं, पता नहीं। फिलहाल चेहरा तो उन्होंने वही लगाया है जहाँ पर ये बॉलीवुड को एक्सपोज करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी, सारा कुछ पता चलेगा 18th ऑफ सितंबर को। बाकी आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।